हेलो नमस्कार। आप सभी लोग का स्वागत है प्रिसा आईएएस में, द ओनली इंस्टीट्यूट विच इज़ रन बाय ब्यूरोक्रेट्स एंड आईआईटीएन। तो एनसीईआरटी की सीरीज जैसा कि हमने स्टार्ट कर दिया, आपको लगभग हर 6th क्लास का हमने एक चैप्टर आपको पढ़ा दिया, 10th क्लास का एक पढ़ा दिया आपको, और उसी क्रम में जो है आज एनसीईआरटी 9th की जो है सीरीज और श्रृंखला चालू कर रहे हैं, और जिससे कि आपका जो है क्रम बनता है हर चैप्टर हर क्लास का जो है आपको एक समझ डेवलप हो पाए कि हमें किस क्लास से जो है कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है और किस तरह से उसकी इंटरेस्ट डेवलप करना है। तो जैसा कि आप पोस्टर देख रहे होंगे, एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 9th बाय इंजीनियर अनुज सर। तो आप देखेंगे कि क्लास 9th की जो हिस्ट्री है वो कुछ इस तरह से डिजाइन की गई है कि आपको जो वर्ल्ड हिस्ट्री की थोड़ी बहुत समझ आपको डेवलप करेगी, थोड़ी इंटरेस्ट आपको डेवलप करेगा, और वहां से आप कुछ कॉन्सेप्ट आप अपना जो है कह सकते हैं एक बेस तैयार कर सकते हैं अपने जीएस पेपर 1 के लिए। तो एनसीईआरटी के सीरीज में आज क्लास 9 स्टार्ट कर रहे हैं, और उसमें जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जिससे आपकी एक रुचि डेवलप होगी, वो है आपका नाजिज्म के बारे में। अब नाजिज्म ही क्यों चुना मैंने, मैं और कोई टॉपिक क्यों नहीं चुना, फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों नहीं चुना? फ्रेंच रेवोल्यूशन में चुन सकता था, उससे आपको थोड़ा सा जो है एक नेशनलिज्म की भावना या नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट समझाने में आसानी होती, लेकिन थोड़ा फिलोसफिकली हो जाता वो। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसी टॉपिक चुना जाए जिससे पढ़ के आपको इंटरेस्ट डेवलप हो, और आपको जो है विश्व वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 जो कि बहुत ही हाईली इंटरेस्टिंग कह सकते हैं, लोगों का विचार होता है कि इतना बड़ा इतनी बड़े स्तर पे एक महायुद्ध हुआ कैसे, और जो अभी का न्यूज़ चल रहा है, सिनेरियो चल रहा है, आए दिन कुछ ऐसे न्यूज़ आते हैं जिससे लगता है कि विश्व युद्ध तीसरा हो जाएगा या थर्ड वर्ल्ड वॉर तो नहीं हो जाएगा। अगर होगा तो कैसा होगा? थर्ड विश्व युद्ध न्यूक्लियर वॉर तो नहीं होगा? जैसे यूक्रेन और रशिया का देखिए टेंशन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, यूक्रेन को। और तो उसी क्रम में हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे ताकि आपको समझ आए कि प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस भारत पे थे। अगर आप नेशनलिज्म इन इंडिया थोड़ा बहुत अगर याद कर पा रहे होंगे तो आपको मैंने खिलाफत इशू के बारे में थोड़ा बताया था, और खिलाफत इशू जो है वर्ल्ड वॉर 1 से ही शुरू हुआ था। अगर आप बात करें कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है, प्रथम विश्व युद्ध जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से स्टार्ट हुआ था और 1919 में खत्म हुआ था। और यही दौर था नेशनलिज्म इन इंडिया, गांधी जी का जो गांधी राज मैंने आपको डिस्कस किया था कि 1918 में गांधी जी ने पहला जो है सत्याग्रह भारत में किया उन्होंने। फिर विश्व युद्ध 2, वर्ल्ड वॉर 2, ये 1939 से 1945 का दौर था। और उसके बाद एक एरा चलता है कोल्ड वॉर एरा। कोई बात नहीं, ये 1945 से 1992 तक का दौर होता है। ये तीनों घटनाएं इतिहास के पन्नों में बहुत चर्चित घटनाएं हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग भी होती है इसको समझने के लिए, और बहुत लोगों का केवल उनके लिए नहीं जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए, एक आम इंसान को भी ये जानने की रुचि होती है कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ कैसे, क्यों हुआ, द्वितीय विश्व हुआ क्यों हुआ, कैसे हुआ, उस क्या कारण थे जो इतने मास स्केल पे जो है लाखों लोगों की डेथ हुई, और इसको विश्व युद्ध क्यों कहते हैं? क्या पूरे विश्व पूरी दुनिया एक दूसरे से लड़ रही थी क्या? तो ये बहुत सारे सवाल जो हैं, एक कह सकते हैं कि एक आम इंसान के पास भी रहता है, और एक कॉमन इंटरेस्ट का टॉपिक है। तो जब मैं सोच रहा था कि मैं क्या आपको एनसीईआरटी की श्रृंखला शुरू करूं, तो मेरी नज़र गई कि क्यों ना क्लास 9th से शुरू करते हैं, और क्लास 9th के न्यू एनसीईआरटी में एक नाजी चैप्टर दिया हुआ है, जहाँ पे हम लोग एक 18 साल के बच्चे के हिटलर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हिटलर जो है जैसे ही नाम आता है दिमाग में, तो हमारी दादी अम्मा लोग भी हिटलर के बारे में जानती हैं, जिक्र करती हैं, आपको ताने भी दिए जाते हैं। तो हिटलर काफ़ी जो है कहते हैं आई कैचिंग नाम है, एक हिंदू धर्म में रावण और इतिहास में हिटलर।
लेकिन आप देखेंगे कि हिटलर को निगेटिव इमेज क्रिएट किया गया था, और मानते हैं जो तरीका था हिटलर का जर्मनी को महाशक्ति बनाने का, वो मानवीय रूप से तो गलत था। लेकिन आप देखेंगे कि हिटलर अपने देश के लिए सब कुछ कर रहा था, कहीं ना कहीं देश प्रेम के लिए सारा कुछ ये हिटलर कर रहे थे। और हिटलर ने भारत को काफ़ी सपोर्ट भी किया। हिटलर की जब बात आती है, हम अब बात आपको बोले कि हिटलर का काफ़ी ज़्यादा सहयोग जो है भारत को रहा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उन्होंने सबमरीन भी प्रोवाइड किया था ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2, और फ्रीडम फाइट में काफ़ी ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस की लड़ाई में हिटलर का काफ़ी योगदान और सपोर्ट रहा भारत के लिए। तो भारत के लिए तो काफ़ी अच्छा रुख रहा, मैत्रीपूर्ण जो है रुख रहा। तो वर्ल्ड वॉर 1 तो हम लोग अगली किसी और क्लास के एनसीईआरटी में पढ़ेंगे। क्लास 12 की एनसीईआरटी में हम इसका जिक्र करेंगे। पॉलिटिकल साइंस में आता है ये, इसमें टॉपिक एक दिया हुआ है। वर्ल्ड वॉर 2 का जिक्र जो है वो तो यहीं पे हो जाएगा, नाजी पार्टी में। नाजिज्म क्या चीज होती है, नाजी है क्या, और कोल्ड वॉर, ये एक सेपरेट लेक्चर में आपको समझाऊंगा कि ये कोल्ड वॉर क्या था और इससे हुआ क्या। थोड़ा सा आपको जिस्ट बता देता हूं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है दो महाशक्तियां उभर के आती हैं। एक आती है यूएसएसआर, सोवियत यूनियन, और दूसरी आती है यूएसए। ये दोनों महाशक्तियां जो है पूरे विश्व को दो भागों में बांटती है। यूएसएसआर सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को प्रमोट करता है, और यूएसए जो है वो प्राइवेटाइजेशन की आइडियोलॉजी को प्रमोट करता है। दोनों महाशक्तियां अपने आप को एक दूसरे से सुपीरियर दिखाती हैं, और बाकी जो न्यूली इंडिपेंडेंट देश या न्यूली कॉलोनियल देश जो आज़ाद हो रहे होते हैं उनको अपने साथ जोड़ने का काम करते हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल ये आना चाहिए कि ये सारे देश जो हैं ये क्यों एक दूसरे को या दूसरे देशों को अपने साथ जोड़ने का काम कर रहे थे। तो आपको बता दें कि एक नई तरह की राजनीति थी जिसमें नए नए जो देश आज़ाद हुए उनको मित्र बना के उनके रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करने का, या यूं कह लीजिए कि उनके रिसोर्स को यूटिलाइज करने का। कॉलोनी के टाइम में तो हम किसी देश को गुलाम बनाते थे फिर एक्सप्लोर करते थे, बट आफ्टर कॉलोनाइजेशन खत्म होने के बाद, डीकॉलोनाइजेशन आने के बाद इन दोनों महाशक्तियों ने अपने मित्र देश बनाने स्टार्ट कर दिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि वो उनके रिसोर्स को अपने लिए यूटिलाइज कर सके और अपनी आइडियोलॉजी को एक दूसरे देश पे थोप सके। तो पूरी लड़ाई जो थी वो आइडियोलॉजी की थी। और इसी दौरान जो है कोल्ड वॉर एरा स्टार्ट होता है, जिसमें छोटे देश आपस में ही पूरी तरह से तो नहीं बट एक तरह से लड़ रहे होते हैं। पूरी तरह से नहीं बट पार्शियली दे आर फाइटिंग ईच अदर, खुल के नहीं आते हैं बट चुटपुट जो है लड़ाई हो रही होती है। 1992 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। सोवियत यूनियन जो है जितने भी अपने ये मित्र देश थे वो अलग हो जाता है, सारे अपने आप को इंडिपेंडेंस, रशिया अलग हो जाता है और अपने आप को इंडिपेंडेंट देश घोषित कर देता है। और आप देखेंगे इस डिसइंटीग्रेशन का ही एक देश था जो आज यूक्रेन है। ठीक है, यूक्रेन क्राइसिस जो चल रहा है आजकल, इस पे भी एक वीडियो आपको मैं बना के समझाऊंगा कि यूक्रेन क्राइसिस की जो नींव है वो कोल्ड वॉर एरा में ही रख दी गई थी। क्योंकि जो देश यूएसए से मिलना चाहते थे वो एक ट्रीटी साइन करते थे, नाटो। जो देश यूएसए के सपोर्ट में आते थे उनको नाटो साइन करना पड़ता था। यूक्रेन जो है नाटो की सदस्यता के लिए अप्लाई कर रहा था, या कह सकते हैं अप्रोच कर रहा था। और यही बात जो है रशिया को पसंद नहीं आई, जिसके वजह से आप देख रहे होंगे कि यूक्रेन क्राइसिस जो चल रहा है। ये थोड़ा सा मैंने कोशिश किया कि आपको करंट जोड़ दूं ताकि जैसे मैं चैप्टर स्टार्ट करूं तो थोड़ी सी आपको इंटरेस्ट डेवलप हो सके। अब यूक्रेन क्राइसिस बार बार मैं क्यों नाम ले रहा हूं, क्योंकि आप देखिए जिस तरह से यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है, कुछ ऐसा ही क्राइसिस जो है जर्मनी में चल रहा था प्रथम विश्व युद्ध के बाद। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है जर्मनी पूरी तरह से हार जाती है, और जर्मनी के हारने के बाद आप देखेंगे किस तरह से जर्मनी के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं, और उस पर एक बहुत ही हार्श ट्रीटी लगा दी जाती है, ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी लगा दी जाती है जर्मनी के ऊपर। और एक 19 साल का लड़का, 18 से 19 साल का लड़का जो कि अपने देश के लिए जो है आर्मी में, कह सकते हैं आर्मी की तरफ से लड़ रहा था प्रथम विश्व युद्ध में, उसके अंदर किस तरह से देश प्रेम की भावना उत्पन्न होती है, और किस तरह से जो जर्मनी जो इतना वीक था, जिस पे इतने सैंक्शंस लग चुके थे,
जर्मनी के ऊपर ये भी सैंक्शन लग चुका था, डीमिलिटराइज सैंक्शन लग चुका था कि जर्मनी अपनी आर्मी नहीं बना सकती है, कुछ 30,000 से ज्यादा आर्मी रख नहीं सकती है। और उसके जो रिसोर्स थे, एक जगह थी रिहान लैंड जिसपे हाईली मिनरल रिसोर्स जो है पाया जाता था जर्मनी में, उसको किस तरह से देशों ने आपस में बांट लिया था। तो जर्मनी एक लैंड टुकड़े को, जो आप देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी को छोटे छोटे पीसेस में काट दिए गए थे, और जो देश जीते थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, वर्ल्ड वॉर 1 में, उन सभी देशों ने जर्मनी को पीस बाय पीस जैसे केक को काटा जाता है और अपने में आपस में रख लिया था, और जर्मनी को मजबूर कर दिया था इन जीते हुए देश के ऊपर निर्भर होने के लिए, आका बन गए थे। जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म होता है तो आगे कोई ऐसा युद्ध ना हो, क्योंकि तो जो देश जीते होते हैं, जो पावर जीती होती है, वो क्या करती है, वाइमर रिपब्लिक नाम की एक पार्लियामेंट बना देती है जर्मनी में। यह कह के कि आम जनता को कि देखिए हम आपको डेमोक्रेटिक कह सकते हैं, रिपब्लिक जर्मनी बना रहे हैं, डेमोक्रेटिक तो नहीं बट रिपब्लिक जर्मनी बना रहे हैं, इसीलिए हम आपको एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दे रहे हैं। बट ये वाइमर रिपब्लिक के जो आला कमान थे या जो उसमें नेता थे, वो सब के सब जो हैं एक तरह से कठपुतली थे उन देशों के जिन देशों ने जर्मनी को आपस में बांट लिया था। कौन कौन देश बांटे थे वो तो अभी हम आपको शुरू करेंगे। तो वाइमर रिपब्लिक जर्मनी को काफी कमजोर बना देती है। कहते आप देखेंगे इसमें एक आर्टिकल है, प्रेसिडेंट को एक पावर दिया गया था, आर्टिकल 42, अभी चर्चा करेंगे हम। उस आर्टिकल के अनुसार प्रेसिडेंट जो है जब चाहता तब वहां की जो पार्लियामेंट थी, उसको ड्यूमा बोलते थे शायद, अब आई एम नॉट श्योर अबाउट, बट मैं आपको कंफर्म कर लूंगा, ड्यूमा बोलते थे उसको, जब चाहता तब सरकार को गिरा देता था, जिससे कि बहुत अनस्टेबल गवर्नमेंट हो रही थी जर्मनी में बनी थी, जिसकी वजह से जर्मनी में कभी कोई विकास हुआ ही नहीं। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के हारने के बाद जो है जर्मनी के ऊपर जो है 6 बिलियन लीवर का जो है, जो वहां की करेंसी है, लोन सैंक्शन लगा दिया गया था, वॉर ट्रीटी, जो कि जर्मनी की ऑलरेडी इकोनॉमिक क्राइसिस इतनी हो चुकी थी, फिर भी जो है इतना क्राइसिस होने के बाद भी जो है इस पे लोन लगा दिया गया था, ताकि जर्मनी कभी उससे एक डेट ट्रैप से बाहर आए ही ना, और कभी किसी और लड़ाई के लिए, दूसरी लड़ाई के लिए कभी सोचे भी ना। इतनी बुरी हालत जर्मनी की हो चुकी थी। जर्मनी में फूड क्राइसिस भी हो चुके थे, बहुत सारी चीजें जर्मनी को झेलनी पड़ रही थी। जब ये सब कुछ हो रहा था तो उसी दौरान, ये बात है 1919 से लेकर 1930 तक की बात, 1914 से 1919 तक तो विश्व युद्ध प्रथम चला, और 1919 से लेके 1930 तक आप देखेंगे जर्मनी की इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल पूरी तरह से चौपट हो चुकी थी, कह सकते हैं पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। इकोनॉमिक क्राइसिस आ चुका था, पॉलिटिकल क्राइसिस भी चल ही रहा था, आर्थिक तंगी थी ही, सामाजिक बहुत ज्यादा दिक्कत थी, समाज में बहुत ज्यादा कुरीतियां थी। और आप देखेंगे कि किस तरह से जर्मनी के लोगों को चिढ़ाया जाता था, उनको परेशान किया जाता था, नवंबर क्रिमिनल नाम से उनको नाम दिया जाता था, नवंबर क्रिमिनल। और इसी दौरान एक लड़का हिटलर किसी कोने में, जर्मनी किसी के कोने में आंदोलनकारियों के साथ जुड़कर अपनी भूमिका तैयार कर रहा था। एक उज्जवल जर्मनी, मोर पावरफुल जर्मनी देश की कामना कर रहा था, एक ऐसा लड़का जो आगे चल के पूरे विश्व के लिए एक पावरफुल इंसान बन जाता है। एक छोटा सा लड़का, हिटलर की हाइट भी कम थी वैसे, और पूरे विश्व के कह सकते पूरी बड़ी बड़ी महाशक्तियों के लिए जो है लोहा लेने को तैयार हो जाता है। और किस तरह से ये हिटलर, जो जर्मनी इतनी बुरी स्थिति में थी, उसको 1939 आते आते एक इंपीरियल जर्मनी बनाने के ऊपर काम करने लगा। इंपीरियल का मतलब, अब ये दूसरे ट्रीटी पे जहां पे इतने सारे सैंक्शंस लगे हुए थे, उस सारे सैंक्शन को जर्मनी ने मानने से मना कर दिया, और सारा तख्त एंड कंट्रोल जो है हिटलर के हाथ में आ जाता है, और हिटलर जर्मनी को एक महाशक्ति के रूप में सामने लाता है। ऐसा क्या करता है हिटलर, वो इस चैप्टर का उद्देश्य है जानने के लिए। हिटलर कैसे ट्रेन करता है, हिटलर अपने युवाओं को, आपको सीखना चाहिए कि ये बात हो रही है विश्व युद्ध द्वितीय की, सेकंड विश्व युद्ध की बात हम करने जा रहे हैं, किस तरह से हिटलर जो है एक ऐसा देश, कहते हैं कि भारत
बातचीत चलती रहती कि भारत जो है बहुत गरीब है, ये कब डेवलपिंग देश है, डेवलपमेंट होगा। आप देखेंगे हिटलर के पास तो कुछ भी नहीं था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, और फिर वहां से एक महाशक्ति के रूप में जो है हिटलर देश को बनाता। तो ये सीखने वाली बात है समाज में या पुस्तकों में, और आपको बहुत निगेटिविटी बातें हिटलर के बारे में तो लिखी जाती है, वो सत्य है कि जो उसने काम किया वैसा काम नहीं करना चाहिए। उसने बहुत सारे जूइश पुलिस को जो है गैस चैम्बर में मार दिया क्योंकि वो अनडिजायरेबल बोलता था। और हिटलर जो था सेकुलर नहीं था, वो रेसिज्म पे चलता था, बस एक ही धर्म को मानता था और उसी धर्म के लोगों को ही जर्मनी में रहने का अधिकार था, ऐसी आइडियोलॉजी थी। तो नाजी जो वर्ड है वो एक सोच जो हिटलर की थी, वो आम जनता में कैसे गया। उसने किताबें ऐसे लिखवाई, इतिहास ऐसे लिखवाए जिसमें नाजी के बारे में ही प्रोपोगंडा क्रिएट किया गया, हिटलर को मसीहा के रूप में प्रस्तुत किया गया। और देखा जाएगा किस तरह से जो है धर्म को यानी उस स्वास्तिक सिंबल को यूज करता है अपने आंदोलनों, अपने कार्यक्रम में। जय हिटलर का नारा लगता है, यूथ को कुछ इस तरह से ट्रेन करता है कि वो बच्चे जो हो वो मस्कुलर हो, डिफेंसिव हो, वो ऐसी पढ़ाई करें जिससे जर्मनी के लिए उनके अंदर रोम रोम में जो है नाजिज्म भर जाए, जर्मनी के प्रति उनके लिए नेशनलिज्म भर जाए, इम्परलिज्म भर जाए। ये सारे जो कीवर्ड बोल रहा हूँ, ये कीवर्ड अपने लिख लीजिएगा अपने नोटबुक के साइड में, आंसर लिखने में काम आएगा आपको। ये इम्परलिज्म, नेशनलिज्म, और किस तरह से जो रिहान लैंड को वापस आजाद करा लेता है हिटलर। और द्वितीय विश्व युद्ध का कारण भी यही बनता है। और आपको बता के आपको यह भी जान के आश्चर्य होगा कि हिटलर कहा था कि मैं कभी दुश्मन की गोली से मरूंगा नहीं, और हिटलर कोई मार भी नहीं पाया। एक सीक्रेट है अभी भी क्योंकि उसकी डेड बॉडी मिली नहीं थी, बट एक बंकर में उसने अपने आप को सुसाइड कर लिया था क्योंकि चारों तरफ से घिर गया था। तो चलिए, मैंने काफी भूमिका आपको बना दी ताकि आपका इंटरेस्ट इस चैप्टर में डेवलप हो जाए। तो चलिए पढ़ते हैं कि कौन कौन सी वो घटनाएं हुई जिसने नाजिज्म और हिटलर को जन्म दिया और कैसे द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत हुआ। तो आपका ये एनसीईआरटी का चैप्टर है क्लास 9th और हेडिंग है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। इसमें अगर आप हेडिंग को तोड़िए तो आपको समझना पड़ेगा कि नाजिज्म क्या है, व्हाट इज नाजिज्म, व्हाट इज नाजिज्म, और यहां पे लिखा है नाम राइज ऑफ हिटलर, यानी हिटलर का कैसे विकास हुआ या हिटलर का कैसे उत्थान हुआ। तो आपको बता दें कि नाजिज्म एक सोच थी, एक आइडियोलॉजी थी जो कि हिटलर द्वारा बनाई गई थी। इस आइडियोलॉजी के अनुसार जर्मनी में केवल ट्रू आर्यंस का ही रहना संभव है, यानी कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। रेशियल एक ऐसा समाज होगा जो कि रेशियल स्किन और कलर पे होगा। बाकी जितने समुदाय रहते थे जर्मनी में, पॉलिश रहते थे, ज्यूस रहते थे, इन सब को हिटलर ने अनडिजायरेबल कम्युनिटी बोला था या अनडिजायरेबल रेस बोला था। हिटलर अपने स्पीच में कभी भी ऐसे कोई शब्दों का यूज नहीं करता था कि इनको मार दो, काट दो। इन समुदायों को हिटलर यूज करता था डिसइंफेक्शन, मतलब वी हैव टू क्लीन द सोसाइटी विद दिस काइंड ऑफ बैक्टीरिया एंड दिस काइंड ऑफ वायरस। और बैक्टीरिया और वायरस किसको बोलता था? ये समुदाय जो वहां पे रहते थे, पॉलिश और ज्यूस। हिटलर का ये मानना था कि अगर कोई आर्यंस है, ट्रू आर्यंस है, उसकी एक उसने व्याख्या दी थी कि कैसे आर्यंस होते हैं, गोरे होते हैं, ब्लू आईज होती है, ऐसा एक्सेट्रा उसने डिस्क्रिप्शन दिया था, मस्कुलर होते हैं। अगर कोई आर्यंस भी फिजिकली अनफिट है किसी वजह से तो उसको भी समाज में जीने का कोई हक नहीं है, ऐसा हिटलर ने आइडियोलॉजी सेट की थी। तो आपको ये आश्चर्य होगा कितना क्रूर हिटलर क्यों हो रहा था, बिकॉज उसको एक ऐसी देश की संरचना करनी थी जिसमें वो डार्विन की थ्योरी को कोट करता था, तो फिटेस्ट विल बी सर्वाइव। तो इन डार्विन के सिद्धांतों को अपने हिसाब से, अपने देश के नेशनलिज्म के हिसाब से जो है
सेट करता था कि हमें एक ऐसा समाज बनाना है जिसमें, जैसे मैं बात करूं कि मैं सोचो ऐसी कल्पना कर रहा हूं, मैं आज का हिटलर हूं और मैं भारत में कल्पना कर रहा हूं कि मैं एक ऐसा समाज बनाऊं कि केवल उसमें हिंदू रहें और बाकी कोई कम्युनिटी ना रहे। वैसे भारत सेकुलर देश है, बट हम बात कर रहे हैं कि अगर मान लो हिटलर होता तो कुछ उसी तरह से एक समाज की कल्पना वो कर रहा था जिसमें केवल आर्यंस होंगे और कोई नहीं होंगे। ये चैप्टर स्टार्ट होता है एक कहानी से। इसमें लिखा हुआ है स्प्रिंग 1947। एक 11 साल का लड़का होता है जिसका नाम होता है हेलमट। इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक कहानी से, एक घटना से कि 1945 में एक 11 साल का लड़का, जर्मन बॉय, अपने माँ बाप की कन्वर्सेशन को सुन रहा होता है और इनके जो पेरेंट्स हैं, उन जो पेरेंट्स में जो उनके पिताजी हैं वो डॉक्टर थे और नाजी पार्टी के बहुत अहम सपोर्टर थे और हिटलर के पार्टी में बहुत अच्छा रोल प्ले करते थे। तो एक गुफ्तगू हो रही होती है इन पेरेंट्स के बीच में कि अब समय आ चुका है कि हमें अपने परिवार को खत्म कर देना चाहिए, मतलब हमें अपने आप को भी मार लेना चाहिए और हमारा ये जो बच्चा है 11 साल का, इसको भी खत्म कर देना चाहिए। अगर हम नहीं खत्म करेंगे तो वो वापस आ रहे हैं और वो खत्म कर देंगे। ये वो कौन है? ये वो लोग हैं जिनके ऊपर नाजी ने कभी अत्याचार किया था। आप डेट देखिए, 1945 की बात हो रही है। 1945 में जर्मनी यानी हिटलर वर्ल्ड वॉर 2 में हार चुका था। तो हेलमेट के जो फादर थे वो फिजिशियन थे। उनका कहना यह था, उनका मानना यह था कि ड्यूरिंग द हिटलर रेजीम कार्यकाल में हमने नॉन आर्यन के साथ जो किया, उनको मारा, गैस चैम्बर में मारा उनको, अब जीतने के बाद वही हाल हमारा भी होगा, लोग हमें भी मारेंगे। तो वो मारे उससे पहले हम अपने आप को खत्म करते हैं। ये 11 साल का एक बच्चा है हेलमेट, ये बात सुन रहा होता है। अगले दिन ये लोग पिकनिक जाते हैं, पार्टी करते हैं, खाना वगैरह खाते हैं और बाद में हेलमेट के जो फादर हैं, जो फिजिशियन हैं, वो अपने क्लिनिक में अपने आप को शूट कर लेते हैं। उनकी माता श्री, हेलमेट की माता जो है, उन कपड़ों को ले आती है जो खून से लथपथ होते हैं और उसको बॉन फायर मतलब जला देती है। हेलमेट को अपने ही पेरेंट्स से नफरत हो जाती है या डर रहता है उसको कि कहीं उनकी माँ जो है उसको जहर ना दे दे। आने वाले लगभग कई सालों तक, 10-12 सालों तक जो है हेलमेट अपनी माँ के हाथों से खाना नहीं खाता है। समहाउ उसकी माँ सुसाइड नहीं करती है। अभी चैप्टर शुरू ये होता है कि हेलमेट की जो जिज्ञासा थी कि ऐसा मेरे पिताजी ने क्यों किया, ऐसा क्या पिताजी ने क्राइम किया था कि उन्होंने अपने आप को सुसाइड कर लिया या अपने आप को खत्म कर दिया, उसकी सोच से ये पूरा चैप्टर चलता है। देखिए कितनी साइंटिफिकली वे में एनसीईआरटी को लिखा गया है। अगर आप इस तरह से इंटरेस्ट डेवलप कर पाए होंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा, आपकी भी जिज्ञासा डेवलप होगी, ऐसा क्या हो गया कि हेलमेट के फादर ने अपने आप को गोली मार लिया, एक वेल सेटल्ड फिजिशियन ने। तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है, हिज फादर स्पोक अबाउट हिज फियर ऑफ रिवेंज सेइंग नाउ एलाइज वी डू टू अस व्हाट वी डू द क्रिपल्स एंड ज्यूज। इस लाइन को देखिएगा। हेलमेट के पिताजी कहते हैं कि अब एलाइज मतलब जो वर्ल्ड वॉर 2 में जीते हैं, अब वही करने वाले हैं जो उन्होंने, मतलब जो नाजी ने किया है ज्यूस के साथ, ज्यूस कम्युनिटी के साथ। क्योंकि ज्यूस कम्युनिटी का कह सकते हैं कि हिटलर जो है काफी ज्यादा दुश्मन था, या कह सकते हैं कि ज्यूस कम्युनिटी को गैस चैम्बर में उसने काफी लोगों को, हजारों की तादाद में जो है मार दिया था। लेटर Helmet father shoot himself in his office. Helmet remembered that he saw his father a bloody uniform being burned in the family fireplace. हेलमेट देखता है कि किस तरह से उसकी माँ जो है उसके पिता के कपड़ों को, जो खून से सने हुए होते हैं, उसको जला देती है। हेलमेट जब ये घटना हो रही थी तब हेलमेट 11 साल का था और 11 साल से लेके 9 साल और, यानी कि कुल मिला के आपके हो गए 20 साल तक। 20 साल तक हेलमेट जो है अपनी माँ के हाथों से खाना नहीं खाता है। क्यों नहीं खाता है? उसको ये डर होता है कि उसकी माँ उसको पॉइजन दे देगी। और ये 9 साल अपने आप से सवाल पूछता था कि वाई, क्यों मेरे पिताजी ने ऐसा किया, ऐसा क्या हुआ था।
ये फोटो शायद ब्लर हो रही है, बट आप देखिए ये है हमारे हमारे क्या मतलब उस समय के एडोल्फ हिटलर, हमारे बोलना ठीक नहीं है, एडोल्फ हिटलर। तो एक खास तरह का पोशाक पहनते थे, खास तरह की मूंछ रखते थे, काफी क्रिएटिव इंसान है। इनकी फोटो यहाँ पे ब्लर है, बट आप इनकी कोशिश मैं नेक्स्ट क्लास में लगा दूंगा। खास तरह का कोट पहनते थे, तो इस समय तो ब्लर आया है इनकी। और एक छोटे कद के हुआ करते थे, लेकिन कह सकता हूँ कि इनका जो प्रभाव था वो बड़े बड़े लोगों को हिला दिया था, नचा दिया था। लोगों के नींद उड़ गई थी, हिटलर से डर गए थे। हिटलर ने ऐसी इकोनॉमी डेवलप कर दी थी कि हिटलर ने बोला कि भैया सुई से लेकर एरोप्लेन तक जर्मनी में बनेगा। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर द्वारा जो वेपन यूज किए गए थे, जो टैंक यूज किए गए थे, वो मोस्ट पावरफुल टैंक हुआ करते थे। उसको भेदना या उसको तोड़ना बड़ा असंभव हुआ करता था। और हाईली टेक्नोलॉजी जो है हिटलर ने ही डेवलप की। जो भी आज आप देखते हैं इंजन, एक गाड़ी है वोल्क्सवैगन या हाई टेक्नोलॉजी की जो गाड़ियां हैं, वो हिटलर के राज में डेवलप हुई थी। तो काफी ज्यादा जो है हिटलर ने अपने देश के लिए काम किया। यहाँ देखिए पढ़ते हैं यहाँ पे, ऑल्दो द हेलमेट में नॉट हैव रियलाइज दैट इट मीन्स हिज फादर हैज बीन नाजी एंड सपोर्टर ऑफ एडॉल्फ हिटलर। Many of you will know something about Nazi and Hitler. You probably know the Hitler determination to make Germany into mighty power and ambition of acquiring all Europe. देखिए बड़ा अच्छा लाइन लिखा है। अगर आप ये लाइन पढ़ेंगे तो देखिए आपको, आप हिटलर को एक एज अ व्यक्ति मत देखिए, एज अ एक व्यक्ति मत देखिए। देखिए सोच, वो क्या सोच रहा था हिटलर की सोच क्या थी? जर्मनी को महाशक्ति बनाना, माइटी पावर। और एम्बिशन क्या था? यूरोप के देशों को कब्जा करना। वह यूरोप जो पूरे एशिया और बाकी देशों को अपना कॉलोनी बना रहा था, उसके सारे देशों को जर्मनी का सपना था कि उसको अपना गुलाम बनाना, कॉलोनी बनाना। अब आपको समझ आएगा कि सर इतना अचानक से इसकी ये जो सपने थे, डिटर्मिनेशन थे, क्या अचानक से आ गया? ऐसा नहीं है क्या अचानक से आया था। इसी बुक में आप इतिहास थोड़ा खंगोलेंगे तो वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में दिया हुआ कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो है एक ट्रीटी हुई थी, और उस ट्रीटी से जर्मनी को किस तरह से मजबूर कर दिया गया था घुटने टेकने पे, और अपने आप को कह सकते हैं कि हिटलर ने जर्मनी ने दम तोड़ दिया था। ये आशा भी छोड़ दी थी कि कभी जो है वो एक देश बन पाएगा। तो वहां से लेके महाशक्ति बनाने का जो सपना था वो हिटलर का था। तो कह सकते हैं कि हिटलर का जो सपना था वो अपने देश को महाशक्ति बनाने का था। तो ये कोई बुरी बात नहीं कि अगर कोई देश कोई व्यक्ति सोचता है कि वो अपने देश को महाशक्ति बनाए। हम भी सोचते हैं कि भारत को महाशक्ति बनाए। अप्रोच की निंदा की जा सकती है कि अप्रोच उनका गलत था या तरीका गलत था। बट आप लेकिन हम तो इतिहास 1 वे पढ़ रहे हैं। उस समय कौन सी घटना घटी होगी हमें तो नहीं पता ना। सिचुएशनली क्या डिसीजन लिया गया ये तो डिपेंड करता है कि उस समय हो क्या रहा था, समाज में क्या चल रहा था, जर्मनी की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी, पॉलिटिकल सिचुएशन क्या थी। तो वी आर रीडिंग 1 वे ओनली। तो in May 1940, Germany surrendered the Allies. Anticipating what was coming, Hitler has a propaganda minister Goebbels and his entire family committed suicide in the Berlin bunker in April. At the end of war, an international military tribunal at the Nuremberg was set up to prosecute Nazi war criminal for a crime against peace, for the war crime against humanities Germany conduct during the war, especially those actions. तो मई 1945 में जर्मनी सरेंडर कर देता है जो एलाइज पावर के सामने, और हिटलर के जो मिनिस्टर होते हैं गोबल्स और उनके परिवार, पूरा परिवार जो है एक बंकर में सुसाइड कर लेता है, बर्लिन के बंकर में। और ये युद्ध खत्म होने के बाद इसकी देखिए, अगर आप देखेंगे कि जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होता है तो ये अच्छा याद रखिएगा एलाइज पावर में कौन कौन थे। तो इनिशियली द एलाई पावर में यूके और फ्रांस थे। उसके बाद यूएसएसआर और यूएसए जो है ज्वाइन करता है। देखिए यूएसए कभी भी वर्ल्ड वॉर 2 में ज्वाइन नहीं करना चाहता था, लेकिन कुछ पार्ल हार्बर पे अटैक करने के बाद जो है
यूएसए पावर में उतरता है और आपको देखेंगे कि यूएसए ही युद्ध खत्म भी करता है जापान पे न्यूक्लियर बम फेंकने के बाद। और अगर आप थोड़ी सी इतिहास की नॉलेज रखते हैं तो देखिए यूएसए ने जापान पे जो न्यूक्लियर बम अटैक किया था उसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि जापान ने सरेंडर कर चुका था, बट वो एक मैसेज देना चाह रहा था यूएसए पूरे दुनिया को कि हम एक महाशक्ति बन चुके हैं। और एक्सिस पावर में कौन कौन से, तो एलाइज पावर में आपके देश थे, जो अलाइज ये पावर जीती थी इसमें आपके देश थे यूके, फ्रांस, यूएसएसआर, यूएसए। और दूसरी तरफ एक्सिस पावर थी जो हारी थी जिसमें जर्मनी था, उसमें था आपका जर्मनी, इटली और जापान। आपको मैं जर्मनी के और इटली के बारे में एक सेपरेट लेक्चर भी लाऊंगा जिसमें यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी आपको बताएंगे किस तरह से जर्मनी एक देश बना, क्योंकि देश था ही नहीं ये पहले, और यूनिफिकेशन ऑफ इटली। छोटे छोटे वीडियोस होंगे, मैं जल्दी ही आपको शूट कर दूंगा, आपको समझ आएगा कि जर्मनी और इटली देश बने कैसे थे, ये देश थे नहीं। ठीक है। और जर्मनी के इस काम को जो है क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का दर्जा दिया गया और इस पे जांच करने के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाई गई, एक कमिटी बनाई गई न्यूरेम्बर्ग में, जो कि ये एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स बनाई गई न्यूरेम्बर्ग में। अगेन ये आप याद रखिएगा, पीटी फैक्ट है ये। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद जर्मनी के कह सकते हैं कामों को या जर्मनी द्वारा किए गए एक्ट को पढ़ने, उसके बारे में रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स बनाए गए न्यूरेम्बर्ग में, जो कि जर्मनी के द्वारा किए गए सारे एक्ट को मानवता के खिलाफ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का कहते हैं कि संबोधन किया, कि ये जर्मनी ने काफी जो है क्रूरता जो है पूरे विश्व के साथ किया, मानवता के खिलाफ जो है क्रूरता का व्यवहार रखा। और आगे चल के कोई भी दूसरा जर्मनी ना बन पाए या जर्मनी ही फिर वैसा ना कर सके, उसके लिए भी यह ध्यान रखा गया कि अब जर्मनी के ऊपर कोई हार्श ट्रीटी नहीं लगाई जाएगी, जैसा कि विश्व युद्ध प्रथम ट्रीटी ऑफ वर्साई लगाई गई थी। तो अब यह ध्यान दिया गया था कि अब कोई ऐसी जो है ट्रीटी जर्मनी अपना लगा जाए कि फिर कोई एक और हिटलर बन के निकले, इस बात का ध्यान रखा गया। इस वाले में थोड़ा सा आपको दिया गया कि जर्मनी ने क्या क्या किया था। इस वाले पैराग्राफ में आप देखेंगे जीनोसाइड मतलब होता है एक स्पेसिफिक रेस को एक बड़े मास स्केल पे मार देना, उसको जीनोसाइड कहते हैं। और जीनोसाइड ऐसा नहीं जर्मनी में हुआ था, जीनोसाइड आप देखेंगे भारत में भी हुआ था पार्टीशन के समय। और अगर आप कश्मीर फाइल देखेंगे तो वहां पे भी आपको जीनोसाइड के बारे में एक मूवी है कश्मीर फाइल, आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा। तो जर्मनी ने सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय कितने लोगों को देखिए मारा था, 6 मिलियन ज्यूस को मार दिया था, 2 लाख जिप्सीज को मार दिया था और 1 मिलियन पोलिश सिविलियन को मार दिया था। और ऐसे भी आर्यंस जो मेंटली फिट नहीं थे वो अपने 70,000 आर्यंस को भी मार दिया था। तो ये ऐसा नहीं कि हिटलर ने आर्यंस को छोड़ दिया था, तो वो आर्यंस जो फिजिकली फिट नहीं है उनको भी जर्मनी ने हिटलर ने मार दिया था। यानी ऐसा वर्ड वो किलिंग नहीं कहता था, इसको कहता था कि हम क्लीनिंग कर रहे हैं, डिसइंफेक्शन कर रहे हैं, क्लीनिंग एक्शन। इसने गैस चैम्बर बनाया था कहां पे, एक्सक्वेड में। द न्यूरेम्बर्ग ट्रिब्यूनल्स सेंटेंस ओनली 11 लीडिंग नाजी टू डेथ। ट्रिब्यूनल्स ने केवल 11 नाजी 11 नाजी को ही जो है फांसी की सजा दी, बाकियों को उम्र कैद दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि अब चाहते नहीं थे कि जिस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार्श डिफीट जर्मनी पे हुई थी, जो ट्रीटी लगाई गई थी वैसी ट्रीटी अब नहीं लगाई जाएगी, नहीं तो फिर कोई बच्चा 18 साल का बच्चा देश के किसी कोने में बदला लेने के लिए विश्व युद्ध तीसरी की जंग छेड़ देगा। तो इसको ध्यान रखते हुए ट्रीटी काफी इस बार की ट्रीटी हार्श नहीं रखी गई। ये देखिए फोटो क्लियर नहीं है, बट आप ये देखेंगे अगर ये फोटो थोड़ा आप अपने पास रखेंगे,
ये सारे लोग जो खड़े हैं यहाँ पे परेड करने के लिए, ये सब नाजी सपोर्टर हैं। दिस ऑल आर द नाजी सपोर्टर। और ये है यहाँ पे हिटलर बीच में। और आप देखेंगे हिटलर जो है अपने सपोर्टरों के पीठ के बल, मतलब पीठ करके जो है स्पीच देता है और जय नाजी ऐसे करके करता है, बाकी इसके लोग पीछे खड़े होते हैं, सपोर्टर होते हैं। मतलब ऐसे फेस टू फेस स्पीच नहीं होती थी, अपोजिट होती थी। ये जनता और इसके अपोजिट ऐसे, ये रहा बीच में देखिए इधर इस तरफ, और इस तरह से जय नाजी की कसम ली जाती थी। और सारे जनता, ये सब जनता खड़ी है। अब चूंकि यहाँ पे फोटो इतनी क्लियर नहीं आई है, बट अगर आप इसको फोटो देखेंगे तो मैं गूगल से अगर आप ये फोटो देखेंगे तो आपको क्लियर फोटो मिलेगी उस समय के कटिंग का। ये तो एनसीईआरटी में फोटो दी गई थी। तो देखिए कितना ज्यादा मास सपोर्टिंग जो था वो हिटलर का था ड्यूरिंग द नाजी रिजीम। तो पहले पैराग्राफ में, तो पहले जो टॉपिक में उसमें तो ये बताया गया कि विश्व युद्ध खत्म हुआ, दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ और उसके वजह से क्या सैंक्शंस लगे। ठीक है, अब फ्लैशबैक में जाते हैं कि ऐसा हुआ क्यों, विश्व युद्ध दूसरा हुआ ही क्यों, उसके क्या कारण थे। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक में तो आपको यह दिखाया गया कि विश्व युद्ध खत्म हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है और हिटलर सुसाइड कर लेते हैं, बंकर में डेथ हो जाती है वगैरह वगैरह होता है। अब आने वाले टॉपिकों में यह बताया जा रहा है कि इसके होने के कारण क्या थे। तो यहां पे देखिए वर्ड है द बर्थ ऑफ वाइमर रिपब्लिक। वाइमर रिपब्लिक क्या है? वाइमर रिपब्लिक जो है वो जर्मनी का पार्लियामेंट्री सिस्टम है जिसको प्रथम विश्व युद्ध के बाद बनाया गया था। किनके द्वारा बनाया गया था? यह बनाया गया था एलाइज द्वारा, इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया द्वारा बनाया गया था। सॉरी, प्रथम विश्व युद्ध जैसे मैंने आपको बताया इसमें 18 दिया बट 19 था। चलिए वो डेट आप वेरीफाई कर लीजिएगा, 1914 से लेकर 1919 है। ठीक है, दिस इज 1914 से 1919। तो प्रथम विश्व युद्ध जो है वो ऑस्ट्रियन अंपायर एंड अगेंस्ट द एलाइज। एलाइज में आपका इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया था। शुरुआती दौर में ये विश्व युद्ध बहुत हुआ कि कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा, बट ये काफी लंबा चला। और ये विश्व युद्ध जो है इसलिए स्टार्ट हुआ था कि जर्मनी ने, अब देखेंगे पहले विश्व युद्ध में जर्मनी पावरफुल था, मतलब कुछ समय तक जर्मनी ने फ्रांस और बेल्जियम को ऑक्युपाई कर लिया था। लेकिन यूएस की एंट्री होती है 1917 में, और 1917 में जब यूएस की एंट्री होती है तो जर्मनी हार जाता है और नवंबर 1918 में सरेंडर कर देता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। और इसीलिए जर्मनी को, क्योंकि नवंबर में सरेंडर करता है, इसीलिए जर्मनी को नवंबर क्रिमिनल्स नाम से मॉक किया जाता था, चिढ़ाया जाता था। क्रिमिनल, नवंबर क्रिमिनल। इनके द्वारा जो जीते थे। The defeat of Imperial Germany and the abdication of empire give opportunity to Parliament party to recast German polity. The National Assembly meet at Weimar, एक जगह है, and establish a democratic constitution with federal structure. Dispute were now elected the German Parliament or Reichstag. तो मैंने ड्यूमा बोला था, तो ड्यूमा को that's not I'm sure, राइस्टैग बोलते थे पार्लियामेंट को। ड्यूमा भी बोलते हैं बट वो शायद फ्रेंच रेवोल्यूशन में है। ड्यूमा इज ऑल्सो नोन एज फॉर पार्लियामेंट। तो राइस्टैग बोलते थे, जर्मन पार्लियामेंट को राइस्टैग बोलते थे। मैं यहाँ पे लिख देता हूं मैं, राइस्टैग। ये वर्ड्स आप याद रखिएगा, जर्मन पार्लियामेंट। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है जो शक्तियां जीती, उन्होंने डिसाइड किया कि जर्मनी में डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरल स्ट्रक्चर का पार्लियामेंट बनाया जाएगा। और ये वाइमर एक जगह है वहां पे मिले, इसीलिए इसको वाइमर रिपब्लिक कहा जाता है। मतलब जर्मनी को वाइमर रिपब्लिक देश बनाया गया। बट वाइमर रिपब्लिक में जो लीडर्स थे वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कठपुतली थे, किनके? जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जीते थे। अगर आप यहां देखेंगे जर्मनी, यहां पे देखिए रिहान लैंड हाईली रिसोर्स लैंड था जिसको कब्जा कर लिया गया था, और आपस में देशों को किस पीस वाइज आप देखेंगे टुकड़ों में काट के जो है बांट लिया गया था। और कौन सी ट्रीटी के दौरान, किस ट्रीटी से जो है जर्मनी की इतने टुकड़े हुए, तो ट्रीटी का नाम याद रखिएगा, ट्रीटी ऑफ वर्साई। वर्साई पैलेस में साइन की गई थी। और ये हार्श ट्रीटी थी,
इस वाले पैराग्राफ में ट्रीटी ऑफ वर्साई के बारे में बताया गया है। तो आप ट्रीटी ऑफ वर्साई बहुत फेमस है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, तो मैं आपको समझाता हूं। ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस, ये महल है, एक जगह है, और यहाँ पे महल था, वहां पे मिले, ठीक है। यहाँ पे हार्ट्स ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी साइन की गई, जिसमें जर्मनी को कहा गया कि जर्मनी जितने भी कॉलोनीज बनाई है उसको छोड़ दिया जाए, वो 1/10 ऑफ पॉपुलेशन को छोड़ दिया जाए, 13% ऑफ टेरिटरी को देना पड़ेगा, 75% इसका आयरन ओर है ये भी देना पड़ेगा, 26% कोल एंड पेट्रोलियम फ्रांस को देना पड़ेगा, पोलैंड को देना पड़ेगा, डेनमार्क और लिथुआनिया को देना पड़ेगा। और वॉर गिल्ट लगाया गया जर्मनी के ऊपर, क्योंकि कहा गया कि जो युद्ध हुआ वो जर्मनी की वजह से हुआ और ये डैमेज कंपनसेशन है। और ये वॉर गिल्ट कितना था ये देखिए, 6 बिलियन, ये जर्मनी की करेंसी थी लीवर, उसके हिसाब से इसको जो है 6 बिलियन वॉर गिल्ट लगाया गया। कहा गया कि युद्ध का जो कारण है वो आपके वजह से हुआ है, जर्मनी की वजह से हुआ है, तो जर्मनी हैव टू पे दिस अमाउंट ऑफ टैक्स। और जर्मनी का जो हाईली रिसोर्स था रिहान लैंड, उसको भी ऑक्युपाई कर लिया गया 1920। हिटलर या हिटलर के सपोर्टर जो थे उन्होंने बोला कि ये सारा जो सैंक्शन हुआ है वो केवल इस वजह से हुआ है क्योंकि वाइमर रिपब्लिक जो है वो अच्छे से काम नहीं कर पा रही है, या वाइमर रिपब्लिक जो है एक तरह से कहा जाए कठपुतली है इन देशों के, जो देश फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी को हरा दिए थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का बहुत गहरा इंपैक्ट होता है जर्मनी के ऊपर। जर्मनी में वाइमर रिपब्लिक आ जाती है, समाज का बंटवारा हो जाता है सोशलिस्ट, कैथोलिक और डेमोक्रेटिक। आप देखेंगे समाज में काफी भिन्नता आ जाती है, ठीक है। जर्मनी में सोल्जर को आम सिविलियन से ज्यादा जो है रिस्पेक्ट दी जाती है, या ऐसा प्रोटेक्ट किया जाता है कि जो आम सिविलियन है वो कम है एज कंपेयर टू सोल्जर। सिविलियन की वैल्यू कम हो जाती है एज कंपेयर टू सोल्जर। सोल्जर को ग्लोरीफाई किया जाता है, उनके लाइफ को ग्लोरीफाई किया जाता है क्योंकि वो ट्रेंच में रहते हैं, ट्रेंच मतलब खाई खन के उसमें रहते थे। बट वास्तविकता में समय के साथ देखा गया कि जो वहां की आर्मी थी या जो लड़ रहे थे जर्मनी के लिए, बाकी देश से जो आर्मी लगाई गई थी जर्मनी में, उनकी स्थिति ठीक नहीं थी, उनको 2 वक्त का खाना भी प्रॉपर जो है नहीं मिल रहा था। यहाँ पे लिखा हुआ द मीडिया ग्लोरीफाई द ट्रेंच लाइफ। ट्रेंच लाइफ मतलब होता खाई बना के रहते थे, ऐसे मिट्टी की खाई बना के, ऐसे गड्ढा ऐसे होता था ऐसे, और यहाँ पे जो है रहते थे ट्रेंच लड़ाई करने के लिए। तो ट्रेंच लाइफ को जो है मीडिया काफी ग्लोरीफाई कर रही थी सोल्जरों की, लेकिन जो सोल्जर की मिजरेबल लाइफ थी, जो उनकी स्थिति थी, उनको खाने को नहीं थे, उनको सैलरी प्रॉपर पे नहीं आती थी, उसको मीडिया नहीं दिखा रही थी। एक एग्रेसिव प्रोपेगेंडा प्रोपोगेट किया जाता पूरे विश्व में और जर्मनी में कि अगर किसी देश ने जर्मनी जैसी स्थिति की तो उसका हालत भी जर्मनी जैसा होगा जैसा जर्मनी का भी हालत है। और डेमोक्रेसी को कहा गया कि ये एक अकाल्पनिक फ्रजाइल आइडिया है, डेमोक्रेसी नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, और ऐसा कोई देश डेमोक्रेटिक देश बन ही नहीं सकता है। ऐसा जो है एक नैरेटिव मीडिया द्वारा सेट किया जा रहा था। अगला है द पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। जर्मनी में जैसे वाइमर रिपब्लिक की संरचना होती है तो साथ ही साथ वहां के बोल्शेविक रेवोल्यूशन, साथ ही साथ वहां के जो आम पीजेंट हैं उनका भी जो है तो थैंक यू सिमरन, वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन, थैंक यू सो मच फॉर। ऐसे ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप जोड़िए और अपने इष्ट मित्र को जो है इस लेक्चर को दीजिए ताकि जो है वो भी देखें और पार्टिसिपेट करें। तो अच्छा लगा, एक कमेंट आया हमारी मेहनत के को सराहनीय। तो वाइमर रिपब्लिक के साथ साथ जो है एक और क्रांति होती है रशिया में, बोल्शेविक रेवोल्यूशन होती है, जो कि आप पढ़ेंगे रशियन रेवोल्यूशन पढ़ाऊंगा। बोल्शेविक रेवोल्यूशन जो था ये किसानों की क्रांति थी, आम जनता की क्रांति थी अपने मोनार्की के खिलाफ। यहाँ लिखा द बर्थ ऑफ वाइमर रिपब्लिक कोइंसिडेंट विद द रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग ऑफ सेपरेटिस्ट लीग ऑन द पैटर्न ऑफ बोल्शेविक रेवोल्यूशन इन रशिया। जिस तरह से बोल्शेविक रेवोल्यूशन रशिया में हुआ था, बोल्शेविक रेवोल्यूशन क्या है, ये रशियन रेवोल्यूशन का टॉपिक है, मैं आपको हल्का सा जिस्ट दे देता हूं।
ये आम किसानों और मजदूरों की एक क्रांति थी रशिया में। तो वहां के राजा हुआ करते थे जार, टीजार, उनके खिलाफ, मोनार्की के खिलाफ एक क्रांति हुई थी रशिया में। तो रशियन रेवोल्यूशन पढ़ेंगे, 9th में ही है। तो उसी के पैटर्न पे जर्मनी में भी एक क्रांति होती है मजदूरों की, किसानों की, स्पार्टिशियन लीग, स्पार्टिशियन लीग। आई होप कहानी कनेक्ट कर पा रहे होंगे आप लोग। तो सोवियत ऑफ वर्कर, सोवियत मतलब होता है यूनियन, सोवियत ऑफ वर्कर एंड सेलर वेर एस्टेब्लिश्ड। यहाँ पे देखिए सोवियत सारे, एक फोटो लगाया गया स्पार्टिस लीग का, किस तरह से 1918-19 में एक यहाँ पे जो है आंदोलन करते हैं, पॉलिटिकल डेमोन्स्ट्रेशन होता है वाइमर रिपब्लिक के खिलाफ। इन मैनी सिटी द पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर इन बर्लिन वाज चार्ज विद डिमांड ऑफ सोवियत स्टाइल गवर्नमेंट। तो बर्लिन में ये जो आंदोलन का फोटो यहाँ पे लगाया कि एक डिमांड होती है कि हमें सोवियत स्टाइल में जो है गवर्नमेंट बनानी है, मतलब बाय द पीपल फॉर द पीपल, कह सकते हैं कि रिपब्लिक सरकार बनानी है। किसके खिलाफ होती है? ये वाइमर रिपब्लिक के खिलाफ होती है कि जो जर्मनी में न्यूली इलेक्टेड पार्लियामेंट बनाया गया था। Those opposed to this such as the Socialist Democratic Catholics meet in a Weimar to give the shape to the Democratic Republic. The Weimar Republic crushed the uprising with the help of war-veteran organization called Free Corps. The anguished Spartists later founded the Communist Party of Germany. याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट अभी ना आएगा आगे चल के। कम्युनिस्ट पार्टी आगे चल के देखिएगा, नाजी पार्टी में इसका रोल बहुत होगा। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी। इस आंदोलन को दबाने के लिए वाइमर रिपब्लिक ने अपने सारे अस्त्र शस्त्र लगा दिए, लेकिन ये पार्टी दबी नहीं और ये लोग दबे नहीं, और ये इस ऑर्गेनाइजेशन ने कम्युनिस्ट पार्टी का जन्म दिया। और आगे चल के हिटलर जो है इसी पार्टी से निकलता है। हिटलर का उद्गम होता है इसी पार्टी से। The communist and socialist henceforth become irreconcilable enemy and could not make common cause against Hitler. Both revolutionary and militant nationalists crave for the radical solution. यहाँ पे वर्ड है रेडिकल सोल्यूशन। देखिए कोई सोल्यूशन मिल नहीं रहा था, सरकार कुछ कर नहीं रही थी, वाइमर रिपब्लिक जर्मनी के लोग कुछ कर नहीं रही थी, तो उनको अब एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी कि जो कि भगत सिंह जैसे या किसी रेडिकल सोल्यूशन, मतलब बहुत बड़े स्केल पे सोल्यूशन ला सके पॉलिटिकली और सोशली। तो पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन हो रहा था बिकॉज इकोनॉमिक क्राइसिस जो है जर्मनी की बहुत हो गई थी। 1923 में जर्मनी के ऊपर काफी लोन था और इस लोन को भरने के लिए जो जर्मनी का गोल्ड रिजर्व था वो भी खत्म हो रहा था। यहां पे देखेंगे कि गोल्ड रिजर्व किसी देश का जब खत्म होता है तो वहां की जो वैल्यू होती है, जैसे अभी डॉलर और रुपीस का चल रहा है, वो काफी गिर जाती है। 1923 में स्थिति कुछ ऐसी हो गई थी कि जर्मनी ने अपनी गरीबी को कम करने के लिए कुछ बहुत ज्यादा करेंसी छाप देता है। और अब देखेंगे यहीं से क्वेश्चन बन सकता है इकोनॉमिक का भी, कि क्या बहुत सारा करेंसी छापने से देश की गरीबी खत्म हो सकती है? मेंस का क्वेश्चन एक बन सकता है। तो अगर आप कोट करेंगे जर्मनी का ये किस्सा तो आपको जो है एग्जामिनर जो है कुछ ज्यादा ही मार्क्स दे सकता है कि चलो आपने हिस्ट्री को जो है इकोनॉमिक्स में कोट कर दिया है कि क्या बहुत सारे नोट छापने से गरीबी या देश की जो है इकोनॉमिक रिकवर हो सकती है? नहीं। तो देखिए जर्मनी ने ये काम किया था 1923 में, बहुत सारे नोट छाप दिए थे। उससे हुआ क्या कि यूएस डॉलर के, एक यूएस डॉलर के बराबर जो है 24,000 लीवर करेंसी हो गई थी जर्मनी की, जो कि जुलाई आते आते 3,53,000 हो जाती है। मतलब यूएस का $1 ले आओ और जर्मनी का 3,53,000 लीवर ले जाओ। और आगे चल के तो हद ही हो गई, अगस्त में ये हो गया था आपका 46,21,000 लीवर करेंसी हो गई थी। और दिसंबर आते आते तो बहुत ज्यादा हद हो गया। आप देखिए इसको गिनिए कितना है, ये शायद इकाई दहाई सैकड़ा कहां गया, सॉरी, ये देखिए 9 करोड़ के आसपास हो गया। यानी कि आप $1 लेके आओ और लगभग 10 करोड़ के आसपास आपकी जर्मनी की करेंसी लेके जाओ, कुछ ज्यादा ही हद हो गई। यह नतीजा था जर्मनी का बहुत ज्यादा नोट छाप लेने का। इसमें कहा जाता था कि अगर आपको एक ब्रेड का टुकड़ा चाहिए था तो आपको जो है वो जर्मनी जो कैरी होती है, व्हीकल्स होती है, उसमें नोटों का गड्डी भर के ले जाते थे, तब जाके एक ब्रेड मिलता था।
और ऐसी स्थिति को हम लोग इकोनॉमिक्स में कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन। तो बहुत ज्यादा नोट छापने से, करेंसी प्रिंट करने से इन्फ्लेशन खत्म नहीं होता है। ये आपको इकोनॉमिक्स में अगर आप कोट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप यहां से जर्मनी का जो है हिस्ट्री का कोटेशन आप दिखा सकते हैं, ठीक है। और लोग इतने मजबूर हो गए थे कि अपने गले में प्ले कार्ड लटका कर चौराहे पे खड़े होते, जैसे अभी आप देखते होगे चौराहे पे मजदूर होते हैं ना, सुबह सुबह चले जाओगे, प्लम्बर होगा, मजदूर होगा, कि अगर आपको काम कराना है तो 1930 के आसपास की सिचुएशन देखिए कैसा दिखा रहा है कि लोग जो हैं अपने गले में प्ले कार्ड लेके ऐसे लाइन लगा के खड़े हुए थे, बड़े लिखे लोग। ये 1923 का फोटो दिया हुआ है, नॉट 30, 1923 का, 1923 का, कि कोई काम उनको मिल जाए, रेडी टू वर्क एनी। समझिए आप पता नहीं आप समझ पा रहे कि नहीं, कि आप $1 लेके आओ यूएस का और 10 करोड़ रुपए जर्मनी का लेके जाओ। ये बहुत बड़ी कन्वर्जन है। 98860000, यानी अगर आपको एक ब्रेड का टुकड़ा लेना है तो आपको ट्रक भर के पैसा ले जाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति जो है 1923 में जर्मनी की हो गई थी, वाइमर रिपब्लिक की वजह से और वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से। थोड़ा इस स्थिति को सही करने के लिए अमेरिका इंटर करता है और एक प्लान ले आता है। इस प्लान के बारे में लिखेगा डॉफ प्लान, ड्यूक प्लान, डाउस प्लान। डाउस प्लान का मकसद था कि जर्मनी की इकोनॉमी को रास्ते पे लाना या थोड़ा सा इन्फ्लेशन को कम करना। एक बड़े अमाउंट में अमेरिका जो है वो जर्मनी में इन्वेस्ट करता है, लेकिन ये अच्छे दिन कुछ दिन तक रहे। फिर 1929 में 1929 में वॉल स्ट्रीट कोलैप्स करता है और यूएसए को अपना पैसा वापस लेना पड़ता है। तो काफी इंटरेस्टिंग वे में मैंने कोशिश की आपको समझाने का, और इसकी अभी तो काफी बड़ी कहानी है, इसकी आगे कहानी हम आने वाले लेक्चरों में आपको समझाएंगे। अभी आपको बस इतना मैंने समझाया कि वर्ल्ड वॉर 2 हुआ तो जर्मनी का क्या स्थिति थी, क्या हुआ जर्मनी का, और वर्ल्ड वॉर 1 के वजह से जर्मनी में ऐसी क्या क्या सिचुएशन क्रिएट हुआ जिससे कि वर्ल्ड वॉर 2 हुआ और एक हिटलर जैसा व्यक्ति, एडोल्फ हिटलर जैसा व्यक्ति का जन्म होता है। तो उम्मीद करते हैं थोड़ी इंटरेस्ट आपको डेवलप हुई होगी। और छोटा सा अनाउंसमेंट आपके लिए, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस प्रिसा आईएएस इंस्टीट्यूट के बारे में और ऑनलाइन एजुकेशन रेवोल्यूशन के बारे में बताइए। जिस तरह से क्रांति हिटलर कर रहे थे अपने समय पे, एक क्रांति हम लोग एजुकेशन सेक्टर में कर रहे हैं। आपको यूपीएससी की कोचिंग मात्र 999 रुपए प्रति माह पर मंथ के हिसाब से आपको एक बेहतर टीम के साथ, एक बेस्ट टीम, बात ये नहीं है कि 999 है, बात ये है कि आपके पास एक ऐसी टीम मिल रही है जिसके 2 पैरामीटर हैं। एक तो सेलेक्टेड आईएएस ऑफिसर्स आपको पढ़ा रहे हैं, एक्सपीरियंस टीचर पढ़ा रहे हैं, और बेस्ट कंटेंट आपको दिया जा रहा है। केवल हमारे क्लास नोट्स, मटेरियल, और जैसा सर ने आपको बताया कि 1 बुक पर सब्जेक्ट, 1 बुक वाला जो नारा है, कि आप अभी तक सबकी बातें मान के देख चुके हैं, आप अब हमारी प्रिसा आईएएस की बात मानिए, ओनली 1 बुक पर सब्जेक्ट, बस इतना आप मान लीजिए। क्लास नोट्स पढ़ लीजिए, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप 2023 में अपने आप को आईएएस बनता हुआ देखना चाहते हैं तो इस मुहिम के साथ जुड़िए और 2023 का फाइनल मेरिट लिस्ट में अपने नाम को देखिए। तो आप कल्पना करेंगे कि आपका, जब आप लिस्ट देखोगे, आपका नाम रहेगा तो आपको काफी प्राउड फील होगा और आप तब महसूस करोगे जो हम लोग ने कहा था उससे आपको कितना लाभ हुआ। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए। एक सोशल कॉज है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है ये, प्लीज इसको जोड़िए ज्यादा से ज्यादा लोगों को। और इसी के साथ विराम लेते हैं। थैंक यू सो मच एंड join PISA IAS, the only institute which is run by bureaucrats. Thank you so much.